हमारे बच्चे से जबरन हाथ कराई थी और उसका प्रमाण उनके सामने आ गया। जिस समय वो तफ्तीश की प्रक्रिया चल रही थी, 5 तारीख की शाम को रात को 12 बजे 8-10 आदमी हमारे गांव के मौजूद लोग वहां थे और पुलिस के भी सभी अधिकारी थे, जिनमें विजयपाल डीएसपी भी था जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है, इलियास सीआईए वाला जिसने बच्चों को टॉर्चर किया और राकेश एएसआई जिसने पेट्रोल भरा था वो भी वही था और कैलाश भराना चांट का एसएचओ ये भी वही मौजूद था। इनके सामने जब बच्चों को बुलाया गया तो बड़े बच्चे विष्णु को बुलाया तो उसने और कुछ नहीं, सिर्फ जब उससे पूछा तो वो कहने लगा कि मेरे को तो यहाँ पकड़ के ले आए और यहाँ इस तरह से। जब वो भराना जी कहते हैं चांट वाले एसएचओ, ओए निगाह मिला के बात कर, और जब इतनी उसको धमकी दी तो वो बच्चा तुरंत कहने लगा जी मैंने मारा है, मैंने मारा है डर की वजह। सिर्फ और कोई शब्द नहीं, सिर्फ इतना मैंने मारा है। ना पुलिस पूछ रही है कि तेने कैसे मार दिया, ना हमें यकीन हो रहा था। टॉर्चर करने की भी धमकी दी गई जी, उसके बाद बता रहा हूँ, टॉर्चर तो उससे पहले कर चुके थे। उसके बाद उनको ये कह दिया था कि अगर तुमने इस तरह से नहीं कहा तो समझ लीजिए तेरे परिवार तक भी न बताएगी, ये भी धमकी थी। इसलिए उसने कह दिया ठीक है जी मैंने मारा। लेकिन जो दूसरा लड़का छोटा था जिसका नाम प्रकाश है, जो राहुल जी का बेटा है, जब उसको बुलाया तो बुलाने से पहले डीएसपी महोदय कहते हैं कि मैं जरा टॉयलेट जाता हूँ, और विजयपाल जी ने जा करके उसके सिर में 2-3 घूंसे दिए। ओए जैसे उसने विष्णु ने कहा ऐसे ही तेने बोलना है। ठीक है जी ठीक है। अंदर तो उसने कह दिया ठीक है, लेकिन बाहर जब हमारे लोग बैठे हुए थे और पुलिस भी बैठी हुई थी तो उस लड़के ने बिल्कुल बड़ी निर्भीकता के साथ कह दिया कि ये मुझे अब भी मार के लाए हैं, ये डीएसपी साहब मुझे अब भी पीट के आए हैं और इन्होंने मुझे कहा है कि तुम ऐसे बोलना जैसे वो बड़े लड़के ने कहा है हमने किसी को नहीं मारा, ये हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि तुम हाँ कर लो, 3 महीने में तुम्हें छुड़वा के तुम्हारे घर भिजवा देंगे, ऐसी इन्होंने आश्वासन हमें दिया है। हमने किसी को नहीं मारा, हमसे जबरदस्ती हाँ करा। तो पुलिस हक्का बक्का रह गई, सबके वहाँ हौसले जो पस्त हो गए और हमारे जो गांव वाले थे उन्होंने फिर इस बात पे हो गए कि हमारे बच्चों को अभी हमारे हैंडल में हम इस तरह से टॉर्चर करने के लिए 1 मिनट भी अपने बच्चों को अब नहीं छोड़ेंगे। जो समाज के वहाँ 9-10 व्यक्ति मौजूद थे वो उन बच्चों को लेकर के भगा गए। लेकिन इसमें कहानी तो और भी काफी है कि जब बच्चों की इतनी मारपीट हो गई, हम मेडिकल के लिए जा गए तो वहाँ भी बड़े बड़े अफसरान के फोन आते, डॉक्टरों के पास तो कोई इसका मेडिकल ना किया खास मामले। मैं अभी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हाजिर समाज है भाई सभी मेरी बात को गौर से सुने, सबकी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हैं। सभी से कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है इसमें कौन कौन से बिंदु हमारे पास हैं जिनमें हमें पुलिस की निगाह में डालना चाहिए, जिनसे हमें सच्चाई निकालने में आसानी मिले और वो असली दोषी पकड़े जा सकें। इसलिए सब अपना मंथन करें। इस समय सब ग्रामवासी आप बैठे हो, अपना मंथन करके वो बिंदु सब आपस में यहाँ एक कागज पर नोट करा लें और कल पंचायत में जो रूपरेखा में, क्योंकि पहले तो मौका आप लोगों को मिलेगा गाँव वालों को, पंचायत के सामने आपने क्या बातें रखनी है वो भी अभी स्पष्ट कर लें। कल की जो महापंचायत है, दलित महापंचायत, उसमें कुछ लोगों ने बदमाशी की है, कुछ लोगों ने बदमाशी की है, उसको जर्नल पंचायत घोषित करने की ऐसी उन्होंने गद्दारी की है हमारे समाज के साथ में। कुछ लोगों ने समता चैरिटेबल ग्रुप में ये डाला हुआ है कि भाई वहाँ सर्व समाज की पंचायत होगी, सर्व जातीय पंचायत होगी। लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूँ, हमने ऐसी सर्व जातीय सर्व समाज की पंचायत का कोई आह्वान नहीं किया। ये सिर्फ दलित समाज को ठेस पहुंची है, दलित समाज के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि दलित समाज अपनी संख्या ज्यादा से ज्यादा वहाँ दिखा करके प्रशासन और शासन को ये दिखाए कि हम आज कमजोर नहीं हैं और हमारे साथ इस तरह से जो जुल्म ढाए जाते हैं, आखिर अपनी पीड़ा को वहाँ तक पहुँचाएं उच्च अधिकारियों तक कि आखिर हम कब तक इस चक्की में पिसते रहेंगे। 2500 सालों का इतिहास हमारा पहले रहा कि हम जुल्म की चक्की में पीसे गए और आज देश को 77 साल आजाद होने के बाद भी हमारे बच्चे, 2 बच्चे
सरेआम मार दिए जाते हैं, कातिलों का पता निशान नहीं मिलता है। गांव में भय का माहौल इस वजह से बना हुआ है कि जब हमें अपने 2 बच्चे जो वहां से छुड़ा के लाए थे, उनका जब हम मेडिकल कराने चले गए हॉस्पिटल में, तो पुलिस अधिकारियों को ये भय हुआ कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने 6 तारीख को ये मामला था और 5 तारीख में हमसे एक दिन पहले, क्यों सारे दस्तावेज उन्हीं के हाथ में होते, वही मालिक होते हैं, 5 तारीख को एक FIR नंबर 321 वो दर्ज कर दी, जिसमें 57 व्यक्तियों के खिलाफ रोड अवरोध का मामला लगाया है। और भी कई धाराएं, उसमें धाराओं की पुलिस के पास कमी नहीं होती, कम से कम 10 धाराएं उसने गांव वालों के खिलाफ लगाई हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ रोटी दे दो, जेल में दे दो, लेकिन इस बात से गांव में भय का माहौल बना हुआ है, जिसमें 27 आदमी तो नामजद हैं और 30 व्यक्ति नाम जिनका उनके साथ में किसी को भी पुलिस उठा करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए गांव में भय का माहौल है कि कभी भी पुलिस आकर के तुम्हें उठा ले जाएगी और तुम्हें थाने में बंद कर दे और कोई कार्रवाई ना कर दे, और हम नाजायज इस जुल्म की चक्की में पिस जाएं। परिवार किस तरह की मांग कर रहा है? परिवार की फिलहाल एक बात है, ऐसी संवेदना किसी ने व्यक्त नहीं की आज तक कि भाई ये दलित समाज के बच्चे थे और ये गरीब आदमी कैसे अपनी पैरवी करेंगे, तो इनके साथ कुछ संवेदना रख करके इनकी सहानुभूति के तौर पे इनको कुछ कंपनसेशन के तौर पे प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन परिजनों की एक मांग है कि हमें न्याय मिले। दोषी जो हमारे बच्चों के जो कातिल हैं वो जनता के सामने आए और उनको आजीवन या मृत्युदंड जो भी कानून कहता है, कानून अपने हिसाब से उनको सजा दे, ये चाहते हैं परिजन। किशन जी, जो रोड जाम के लिए जो वहां बच्चों को देखा तो बच्चे इतनी हालात में थे जो हमारे मान्यवर किशन पाल जी ने बताया, वही हालात। नंबरदार साहब सरपंच साहब बैठे हुए हैं, भाई बेटियां साहब बैठे हुए हैं और भी थे। इन लोगों ने 11 लोगों की कमेटी बनाई, बेटियां साहब ने उसमें मेरा भी नाम करवाया और ये तय हुआ। हमने जब सब कुछ पूछ किया तो वो हमारे माननीय विधायक हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जवान जी भी आए, दलाल साहब भी आए। उसमें उन्होंने भी यही बात कही, उससे पहले हमने यही बात कही भाई बच्चों का मेडिकल कराया जाए और पुलिस को पार्टी बनाया जाए। ये बात तय होगी, उन लोगों ने भी यही बात कही। मैंने हम लोगों को काम के जो भी थे और लोग सरकार थे, मैंने भी 50-40-100 आदमी चलो और इनका हम मेडिकल कराते हैं। देखो, जो आप लड़ाई लड़ने की बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बातें करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए दिल चाहिए, संघर्ष करना पड़ेगा। तो उनमें से एक भी आदमी और 5-4 आदमी जो उनके परिवार के थे वो आ गए हॉस्पिटल में। पेशेंट साहब, मुझे पेशेंट को पता है, मैंने कई बार सरपंच साहब के पास टेलीफोन किया कि सरपंच साहब आ जाओ, जोगेंद्र घोड़ी वाले के पास किया, भाई बुलाना, सबको कोई भी आदमी नहीं आया। मुझे और पेशेंट को पता है जिस ढंग से हमने वो मेडिकल कराया, अपनी जान हथेली पर रखा, अपनी जान हथेली पर रख करके मैंने सीएमओ से बात की, भाई साहब ने उदयवान से की, उदयवान ने सीएमओ को कहा, डॉक्टर को कहा, चलो, तो कब वो मेडिकल हुआ। उसके बाद ही मेडिकल हो गया। हमारे बीच में हमारे भाई भीम आर्मी के भाई साहब आए कि आप पुलिस को खामाखाती फंसा रहे हो, इसका तो कोई दोष ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेयर पेशेंट साहब टकराते रहे। मैंने कहा यार, उनका मेडिकल हम करा रहे हैं, उनको क्या दर्द हो रहा है, कोई पुलिस में ये आए हैं। जब मेरे गुस्से में उससे ये कहा तो क्या तेरी फूफी का बेटा आएगा तो तू उसकी वोट ले रहा है, इसलिए हम मेडिकल करा के दोनों भाई आ गए। उसके बाद इन्होंने
वो भी कर दिया। तो साथियों, लड़ाई लड़ो तो किसी ढंग से लड़ो, जज्बे के साथ लड़ो, चाहे हमको रोड जाम करना पड़े, चाहे हमको खून का संघर्ष करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े। ये समाज एक बहुत बड़ा समाज है, कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। ये कन्याकुमारी से लेकर और वहां तक ये समाज बसता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जब तक आप लोग अपनी सरकार इस देश में कायम नहीं करोगे, तब तक आप लोग इस तरह कुत्ते पिटते कुत्तों की तरह मरते छिपते रहोगे। क्योंकि जिन लोगों की सरकार होती है, यूपी में सरकार 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनाई, तो बड़े मान और सम्मान के साथ जिंदगी जिए। हम लोग भी अपनी सरकार हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जो भी हमारे भाई और भी जिलों से आए हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं, हम लोग एकजुट हो जाए। अब कुछ देर के बाद इलेक्शन आ रहा है और हम पड़ुआ बिक जाते हैं। कोई किसी की झोली में बैठ जाता है, कोई किसी की झोली में बैठता है, कोई किसी में बैठता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर लड़ाई लड़ो, संघर्ष लड़ो। समाज आपको खूब जनता भी देगा। तो आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो, चाहे सड़क पर उतर कर लड़ो, चाहे कहीं। आप सभी को बड़ा जय भीम, लोगों को चाहे जय भारत। सम्मान के लोग जो भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, अतिथि हमारे सम्मान है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, राजनीति कोई बात ना करे। ये सामाजिक बात हमारे दुख दर्द का है, उसके अलावा दूसरी बात ना करें। ना हमें बीजेपी की करनी है, ना कांग्रेस की करनी है, ना हमें किसी बहुजन की किसी की नहीं करनी है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। बिल्कुल एजेंडे में बात होनी चाहिए जी। हमें आमंत्रित करूंगा दोनों गौरवपति जी, वो भी आए और अपनी बात रखें। इजाजत है अध्यक्ष जी। आज के इस पंचायत में पहुंचे दूरदराज के सभी गांवों से उपस्थित हमारे बुजुर्ग युवा साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, सारी घटनाओं से हमारे बुजुर्गों ने अवगत कराया है। मैं बस एक बात कहूंगा कि आज का जो ये समय है, ये हमारे लिए बहुत ही घातक समय है, क्योंकि न तो प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, न शासन हमारा साथ दे रहा है। अगर आज भी हम एक दूसरे पर आरोप लगाकर, एक दूसरे के वाद विवाद में फंसकर अगर इस आंदोलन रूपी जो न्याय की आवाज को कमजोर करेंगे, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना फिर होंगी। तो पहली बात तो यह है, किसी पर आरोप न लगाएं। दूसरा, भीम आर्मी, ये गांव सुनवाड़ी के लोग भी बखूबी जानते हैं, और सुनवाड़ी क्या पूरे देश के लोग बखूबी जानते हैं कि भीम आर्मी के लोग कितना पुलिस का फेवर करते हैं। आप जानते होंगे कि अगर भीम आर्मी के लोग कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो पुलिस से अगर मुकाबला करने की बात आती है तो भीम आर्मी के लोग ही करते हैं। वही ये कहते हैं कि जिस वर्दी के गुरूर में तुम हमारे लोगों पर अन्याय कर रहे हो, आप एक बार वर्दी उतार के मैदान में आके देखो, तुम्हें कुत्ता ना बना दे तो कहना, आरोप मत लगाओ। ये लड़ाई है, ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो अभी कह रहे हैं कि भाई फलाने का फोन किया, फलाने को फोन किया, किसी को टारगेट मत करो। मैं एक बात कहूंगा कि ये संघर्ष की, आंदोलन की, न्याय की लड़ाई है, इसमें किसी को न्याता नहीं भेजा जाता। और दूसरा, आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में स्वाभिमानी के तौर पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। घरों से निकलकर, घर परिवार को छोड़कर मैदान में आइए, पता लग जाता है। जब मां भी कह देती है, बहू भी, पत्नी भी कह देती है कि वहां मत जाओ, मारा जाएगा, तो हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर सुजवाड़ी गांव के उन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए निकल चुके हैं, चाहे वो पुलिस की गोली से जान जाए, या जो लोग हमें कमजोर समझकर
अगर मनुवादी लोग हम पर अन्याय करते हैं उनकी गोली से जान जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और बस ये निवेदन करूंगा और ये भरोसा मैं दिलाता हूं भीम आर्मी की तरफ से कि अगर कोई व्यक्ति आपको अगर भीम आर्मी का ऐसा लगता भी है, एक व्यक्ति से भीम आर्मी की बदनामी आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ये बात कह भी रहा है तो आप इस बात को तर्क न करते हुए पहले उन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करें। और पुलिस से बहुत सारे सवाल हैं, वो हमारे यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप लोगों के सामने तो मेरी उम्र भी नहीं है, तो आप